हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमए क्लासेस। आज हम जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब हम जीएसटी पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ आती है बच्चों को वर्किंग करने में, क्योंकि हमारा काम है अकाउंटेंट्स को ये बताना कि जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें कैसे होंगी। पिछली बार मैंने जीएसटी के रेट्स वगैरह के ऊपर आपको थोड़ा सा बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी की अगर आपको जनरल एंट्रीज करनी है बुक्स में तो आप कैसे करोगे, किस तरीके से परचेज और सेल की एंट्री होती है और क्या आपको हेड लेने चाहिए, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हमें हेड कौन सा ले। हम कोई सा भी हेड बना लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है अलग अलग नाम से हेड बनाने के बाद क्या होता है, उसको कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर जीएसटी के रेट से तो हम हेड किस तरीके से डिफाइन करें, क्या करें और क्या लोग करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम उसकी कंट्रोलिंग करें। तो इसके दो फायदे होंगे। पहली बात, आपको थोड़ा सा जनरल एंट्री के बारे में भी आएगा, क्योंकि जनरल एंट्री मेरा बेसिक कंसेप्ट है कि आप रोज पढ़िए। जनरल एंट्री का भी थोड़ा सा आपको आएगा, प्लस आपको ये पता लगेगा कि अगर हमें जीएसटी में अकाउंटिंग करनी है तो हम किस तरीके से अपनी जीएसटी की अकाउंटिंग करें। ठीक है बेटा, माफ कर। मुझे पता है तुम कट कर लोगे, आप तैयारी के साथ मुझे बुला रहे हो। कल भी मैंने बोला था कि मार्कर में इंक भर लेना प्लस एक मार्कर और ले लेना। कहाँ मतलब ये सब तुम काट दोगे, मुझे पता है। कहाँ है, देखो काट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हम जनरल एंट्रीज किस तरीके से करें। तो अगर हम जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो देखिए जीएसटी क्या होता है और कैसे होता है। इधर है हमारे पास इनपुट, ठीक है, इधर है हमारे पास आउटपुट, यहां हमारे पास बचता है बैलेंस। बैलेंस में आपके पास इनपुट ज्यादा हो तो इनपुट बचता है, और अगर आपके पास आउटपुट ज्यादा हो तो आपको चालान से पेमेंट करनी पड़ती है। समझ लेते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। आपके पास इनपुट आया सपोज करिए 100 रुपया, आपके पास आउटपुट आया 120 रुपया, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे चालान से पेमेंट होगी। कितने की, 20 रुपए की। फिर एक कंडीशन, आपके पास इनपुट आया 100 रुपया, आउटपुट गया आपके पास से 120 रुपए, आपका 20 रुपए का पेमेंट आया, वो आपने चालान से पेमेंट किया। अब मैं जनरल एंट्रीज में भी इसको समझाऊंगा कैसे होगा और किस तरीके से आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है कंसेप्ट, समझिएगा। आपके पास इनपुट आया 100 रुपया, आपका आउटपुट बचा 80। आउटपुट आया आपके पास 80 रुपया, तो आपको यहाँ पे कोई टैक्स गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है, रिटर्न भरिएगा और आपके इनपुट में 20 रुपए खड़ा हो जाएगा आपके पास इनपुट के रूप। ठीक है बेटा। लास्ट जो जनरली नहीं होती, 100 आया 100 ही आउटपुट है, रिटर्न भरनी पड़ेगी, रिटर्न हमेशा जरूरी है। और आपके पास ना तो कोई इनपुट खड़ा है ना ही कोई टैक्स आ रहा है, दोनों ही चीजें नहीं है। ये क्लियर हुई बात अच्छी तरीके से, बढ़िया। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? इनपुट माइनस आउटपुट, बैलेंस बचा हमारे पास इनपुट का बैलेंस या फिर चालान में। 100 रुपया है, 120 रुपया अगर मेरे को देना है आउटपुट का गवर्नमेंट को टैक्स, तो मेरे को 20 रुपए का चालान पेमेंट करना। ठीक है, और अगर मेरा 100 रुपया है, 80 रुपए का मैंने माल बेचा है सिर्फ, यानी कि जो मैंने माल बेचा उस पर 80 रुपए की मेरी लायबिलिटी खरीदी, तो मुझे इनपुट जो ज्यादा है मेरे पास, तो मुझे गवर्नमेंट को कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना, मैं अपनी एंट्री करूंगा, मेरे पास इनपुट खड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट एंट्री है। अब हम देखते हैं एंट्रियां आती कैसे और जाती कैसे। तो देखिए होता कैसे है। सपोज करिए मैं परचेज करता हूं। अब देखिए परचेज और सेल का किस तरीके से इनपुट आउटपुट होता है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। बहुत ज्यादा चीजों को इन्वॉल्व नहीं करता, एक चीज को खरीद रहे हैं, एक चीज को बेच रहे हैं। सिस्टम क्या है, वैट क्या है, आपको समझ में आएगा वैट क्या है। वैट फिर जीएसटी क्या है,
तो ये उसी का एक बड़ा स्वरूप है। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, होता क्या है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट ए, मेरी इसकी परचेज कॉस्ट है सपोज करिए ₹1000। ठीक, इस पे जो जीएसटी रेट है, सपोज करिए इस पे जीएसटी रेट है 18%। ठीक, ये तो बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। तो जब मैं खरीदूंगा वो कहेगा 1000 की चीज है भाई साहब, और 180 रुपए यानी कि 180 रुपीज आपका जीएसटी हुआ, तो आप मुझे 1180 रुपए दे दीजिए। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई परेशानी है इसमें? ये बिल्कुल सिंपल एंट्री है। ठीक, अब हम परचेज करते हैं। तो देखिए परचेज की एंट्री क्या होती है हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, उसका कारण है, आपको समझ में आएगा। कैश कितना दिया मैंने, 1180। परचेज कितने की सिर्फ 1000। हाँ, मजा आएगा। अभी तक आपने जो बेसिकल जनरेटिव सीखी है उसमें आप कहते हो सर 1080 से 1180 से ही आप बुक करते, ये नई क्या कहानी शुरू करते। तो देखिए जो कल वाली क्लास थी वो एकेडमिक छोटे बच्चों के लिए 11th 12th बीकॉम वगैरह के लिए थी, आज आपकी प्रोफेशनल क्लास है। तो इसमें जीएसटी किस तरीके से इंक्लूड करेंगे, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मत घबराना, बड़े प्यार से समझिएगा। ये जो मैंने 180 रुपए दिए, गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब ये आपके लिए एक एसेट है, आप इसको अपनी किताबों में एक एसेट के रूप में खड़ा कर लीजिए। जब आप बेचोगे तो आपकी लायबिलिटी लेंगे क्योंकि आपको देना पैसा हो। ठीक है, तब आप अपने इस एसेट को उससे एडजस्ट करके बैलेंस देना। मजे की बात समझिए क्या होगा। मैंने क्या करा, मान लीजिए मेरा आईजीएसटी है। ठीक है, तो मैंने लिखा आईजीएसटी इनपुट एट द रेट 18%, डेबिट हाउ मच इज द अमाउंट, ये कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को, कहीं कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होता है, जब मैं किसी प्रोडक्ट पे को लाता हूँ तो मैं उसको ज्यादा पे ही बेचता हूँ, कम पे तो नहीं बेचूंगा। तो मैंने कहा भाई 1000 रुपए का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है जी, और कम से कम मेरा 50 रुपए का आने जाने का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, बस पैसा फंसा रहा हूँ, एक बंदे को दूर जाकर खरीदने की परेशानी से बचा रहा हूँ, उसके घर पे सामान दे रहा हूँ। तो क्या आप उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं? देखो ये बहुत अच्छी बात है, वैल्यू एडिशन। जो वैट है वो वैल्यू एडिड टैक्स था, तो वैल्यू जो एडिशन है उस पर टैक्स लो। मजे वाली बात समझिए, तो वहां से भी रिलेट करूंगा मैं इसको। तो मैं क्या वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, मैं प्लेस की वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। भाई दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से ले ले, तेरे पड़ोस में ले लो, वैसी बात है, मैं पैसा तो ज्यादा लूंगा उससे। दूसरी चीज, तुझे कब चाहिए प्रोडक्ट? आज ना, मैंने भाई साहब 2 महीने पहले लाकर रखा है, 2 महीने में मैंने उसको स्टोर करा, तो भाई वो खर्चा कौन देगा? तो इसको कहते हैं स्टोरेज की वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन बिकॉज ऑफ टाइम, टाइम वैल्यू एडिशन। स्टोरेज करा हमने, 2 महीने 3 महीने रखा, तुम भी माल रखते हो अपने यहाँ पे शॉप पे, सब कुछ करते हो, तो वो समय की वैल्यू एडिशन। तो पहली वैल्यू एडिशन कैसे हुई? प्लेस की, प्लेस की, एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी हमारी समय की। तीसरा, पैसा भी तो फंसा रखा है भाई, तूने 2 महीने पहले खरीद लेता, बैंक का ब्याज भी तो मरता, उधार लेके लेता, कुछ ना कुछ तो देता। तो जो टाइम वैल्यू एडिशन है, यानी कि जो कैपिटल है, इंटरेस्ट है, वो वैल्यू एडिशन है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस प्रोडक्ट पे नॉर्मली लोग जो बहुत ज्यादा महंगा नहीं बेचते, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते तो टोटलिटी में वो मान के चलते हैं कि भाई मुझे जो है एक प्रोडक्ट में 10% की बचत चाहिए, नेट प्रॉफिट, या जीपी जो जनरली होता है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बहुत सारे इंडिविजुअल खर्चे हमारे और होते हैं, उनको भी हमें करना है। तो हम क्या करते हैं, कौन सी वैल्यू एडिशन लेते हैं? हम मानते हैं 20% की जीपी बहुत अच्छी मानी जाती है, 20 से 30% की जीपी। मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो मुझे इंडस्ट्री के नॉर्म्स पता है, तो 20 से 30% की जीपी बहुत अच्छी मानी जाती है नॉर्मली ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ज्यादा ही है ये, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज्यादा है, ट्रेडिंग में 20% तक की आती है मैक्सिमम, और मैन्युफैक्चरिंग में 30% तक है, खर्चे ज्यादा है। तो हम मानते हैं कि 20 से 30% हमारा क्या है बेटा, जीपी या फिर वैल्यू एडिशन। ठीक है बेटा, ये कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई मैंने आपको एल्गोरिथम नहीं बता दिया, ऐसा कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं बता दी कि आपकी समझ में नहीं आया। एक नॉर्मल आदमी भी यही सोचता है और यही करता है, हाँ या ना?
किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, किसी को कोई परेशानी? अब हमने इस माल को बेचा, जब हमने इस माल को बेचा तो हमारे पास क्या एंट्री आएगी बेटा? जब हमने इस माल को बेचा तो हमारे पास क्या एंट्री आएगी? तो देखिए अब हम कर रहे हैं परचेज के साथ सेल्स, तो सेल्स क्या लेंगे तो क्या होगा बेटा? हमने कैश में माल को बेच दिया। तो पहली बात तो मैं इसके ऊपर क्या लेना चाहता हूँ 20%। 20% कितना हो गया बेटा? 200 रुपया। वैल्यू कितनी हो गई? 1250। उसपे मैं जीएसटी चार्ज करूंगा 18 की परसेंट के, तो 18 करूंगा तो कितना हो गया? 1250 इनको 18%। 1800 18 पंजे 90 9 18 दूनी 36 36 और 9 45 का 5 4 18 का 18 और 4 22 यानी कि 225.00। गलत तो नहीं कर, मैंने मैट्रिक कैलकुलेट कर दिया, दोबारा समझ लीजिए। ये सब आपको आना चाहिए। 18 का टेबल पढ़िए, 1800 18 पंजे 90 की 0 9 कैरी ऑन 18 दूनी 36 और 9 45 का 5 कैरी ऑन 4 18 का 18 और 4 22। अब क्योंकि 18 से गुणा करा तो 100 से भाग भी करना है, दशमलव भी तो 225 रुपये इसके ऊपर क्या बैठा बेटा? आपका टैक्स बैठा जीएसटी का। टोटल कितना हो गया? 1475। यहां किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया अच्छी तरह से? तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं समझाई मैंने। अब आप कैश लोगे तो आपके पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। हाउ मच इज द अमाउंट? 1475 टू सेल्स अकाउंट कितना? 1250। ठीक है, टू ये था आईजीएसटी इनपुट एट द रेट 18%। अब लिखेंगे आउटपुट, हो सकता है सीजीएसटी एसजीएसटी भी हो, पर मैं आपकी आसानी के लिए आईजीएसटी लेके चलूं। तो आईजीएसटी आउटपुट एट द रेट 18%। अब आप देखिए यहाँ पे सर कह रहे हो एक लिखा, डिफरेंशिएट हो जाए भाई, नहीं तो बाद में हम ही कंफ्यूज होता है 18% वाला माल कौन सा था। ठीक है, और कई लोग तो ये भी करते हैं, ये सेल कितने परसेंट की है? 18, सेल एट द रेट 18%। ये सेल परचेज कितने परसेंट की है? आप करते हैं अपने आप पे? नहीं, सेल और परचेज को भी 18% में डिवाइड करते हैं क्या? करते पक्का। इसका फायदा क्या होगा? अगर कल को मैं ये देखना चाहूँ कि मेरी 18% की परचेज में कितना जीएसटी, मैं आराम से लेजर खोल के चेक कर सकता हूँ। मैक्सिमम कंपनीज में, छोटी कंपनीज में, या जहाँ पे अकाउंटेंट को ये बताते नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनको नहीं पता होता, वहाँ पे हम क्या करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग में? हम सिर्फ यहाँ पे आईजीएसटी इनपुट खत्म, ना ये लिखेंगे ना कुछ लिखेंगे, परचेज खाली परचेज। ठीक, तो जो बेटर अकाउंटिंग करना चाहते हैं वो इसमें रेट और परसेंटेज ऐड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हल्के में मत लीजिए। अगर आप ये सब चीजें नहीं डालोगे तो आपके लिए अकाउंटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसको समझना। ठीक है, तो इसलिए अपनी आदत बनाइए। तो कितना आईजीएसटी आउटपुट आया बेटा यहाँ पे? 225 रुपये। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन में। इनपुट कितना था? 180। ठीक है बेटा, आउटपुट कितना है? 225। देखो समझ में आया बेटा? कहाँ से समझ में नहीं आया? यही वाला है, पीछे वाला, यही वाला, बस ये देखिएगा। 180 क्या है? इनपुट है, ये तुम्हें मिल गया, हमने कहा एसेट है। और ये क्योंकि तुमने बेचा और लोगों से कलेक्ट कर लिया 225 रुपया, तो ये 225 तुम्हारे लिए आउटपुट हो गया, तुम्हें देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहती है भाई साहब मुझे 225 बंद दो, आपको 180 मिल जाता ना। ठीक है, क्योंकि आपने 180 रुपए दिए थे ना जब खरीदा था, आपने देखो पैसे कितने दिए? 1180। तो आपने 180 दिए ना यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो आप एक काम करो, 225 में से 180 घटा के बैलेंस 45 रुपया नहीं,
तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा पहुंचा ना, 180 पहले पहुंच गया। जब ये खरीदा था आपने तभी तो गवर्नमेंट के पास ही गया होगा, अब 45 ये पहुंच गया, तो गवर्नमेंट को 225 मिल गए। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट कितने का बिका, 1250, उस पर कितना बनता है 225, तो गवर्नमेंट को अपने फाइनल प्रोडक्ट का मिल गया टैक्स। अरे भाई एक ही प्रोडक्ट अगर 10 आदमी बेचेंगे तो गवर्नमेंट 10 से टैक्स थोड़ी ना वसूल देगी, वो कहते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बिका मैं तो उसका टैक्स लेना चाहती हूँ। तो आपने फाइनल प्रोडक्ट का टैक्स ले लिया, आपने फाइनल प्रोडक्ट का टैक्स ले लिया, कैसे लिया, पार्ट्स में लिया। पहले 1000 रुपए का बिका तो वो ले लिया, फिर जब वो 1250 का बिका तो आपने बंदे से कहा भाई अपने एक काम कर, इनपुट एडजस्ट कर ले, 180 मुझे 45 दे दे। फिर टेक्निकली तो गवर्नमेंट को मिल गया ना पूरा 225 रुपया, आया ना, तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। क्लियर हो गई मेरी बात। अब बंदे को कोई नुकसान हुआ, उसने 180 रुपए दे के लिया और फिर 250 उसको देने, ठीक है, 250 उसको देने, तो उसने मैनेज करके 45 रुपए दे दिए, तो कहता है मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसने पहले उसको बेचा था उसको 180 है, कहता है मेरी तो सेल जो थी 180 की थी, मैंने अपनी फाइनल सेल को गवर्नमेंट को दिया, तो इस केस में किसी को भी नुकसान नहीं। इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन पे टैक्स। आपने 45 रुपए किस चीज पे दिए, ध्यान से सोचना। यहाँ से आपको माल कितने का, आपने कितने की पोस्ट बना दी उसकी 1250, यानी कि 250 रुपए बढ़ा दी। अगर 250 पे 18% निकाले तो कितना बैठता है, जब निकालिए, अरे 250 पे 20% निकालो। सुनो, सब चीजें कैलकुलेटर मोबाइल्स पे नहीं होती। 250 पे 20%, 25 रुपये 50 रुपये सीधा, ठीक, 50 रुपये सीधा। पहले तो बताओ 250 इंटू 20%, 50 रुपये सीधा, 2% कितना होता है 250 का, 5 रुपये, तो 50 में से 5 घटा दो, 45। सीधा कैलकुलेशंस कितनी आसान है। मुझे हर समय कैलकुलेटर या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, कुछ ये तो मेंटली भी करनी चाहिए ना, ठीक है। जब आप मेंटली कैलकुलेशंस करने की आदत डालेंगे, मुझे आदत है, आप सब भी डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो आज इस लेवल पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करता हूँ। आपके लेवल पे तो अभी आप पढ़ लिख भी रहे हो और नौकरी भी स्टार्ट कर रहे हो, तो इस कैरियर में चीज़ों को फास्ट करना आना चाहिए, ठीक, क्लियर हो गई। जितना फास्ट चलेंगे हमारा समय व्यर्थ कम होगा और हम उस समय को नई चीज़ों पर यूटिलाइज कर सकते। तो यहाँ पे जो मेरा 45 रुपये एक्स्ट्रा आया वो किस पे गया, टेक्निकली इट हैज बीन गिवन ऑन द वैल्यू एडेड बाय द सेलिंग डीलर। जो सेलिंग डीलर है उसने जो वैल्यू ऐड करी, उस वैल्यू एडिशन पे कैसे, ठीक है। बढ़ गई जी हमारे पास तो सेलिंग डीलर। नहीं भाई साहब मैंने तो 225 रुपये टैक्स दिया, क्या बात कर रहे हो, देखो मेरी बुक्स में तो लायबिलिटी इतने की खड़ी है। तो मैं कहता हूँ भाई साहब क्यों परेशान हो गए, आपने 180 जो दिए थे पहले उसका इनपुट लगा लिया ना आपने, बैलेंस 45 रुपये तो समझाया, हम कईयों को समझाते तब उनकी समझ में आता है, ठीक है। यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, जनरल एंट्री की मूवमेंट समझ में आई आपको, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, इनपुट कैसे आया, आउटपुट कैसे आया, हाँ, इनपुट समझ में आ गया कैसे खड़ा होगा। ये आईजीएसटी इनपुट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, पी&एल में। मैं हर चीज बैलेंस शीट पी&एल से रिलेट करता हूँ, जनरल एंट्री में जब भी कराता हूँ। कहाँ जाएगा, देखें आप सबका दिमाग, आपका पूरा आपको पता है, बाकी कोई दिमाग नहीं। हाँ जी, कहाँ जाएगा बेटा, सोचते बहुत ध्यान से सोचो। जो मैंने पढ़ा परचेजेस क्या है बेटा, पी&एल का पार्ट है, बताया था लास्ट में हमने। मैं एक फॉर्मेट बैलेंस शीट और पी&एल का भी आपको दूंगा, आप रट लीजिए, रटना जरूरी है, बाद में याद रखिएगा, पहली बारी में रटना। तो परचेज जो है वो पी&एल का नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। नॉमिनल में आता था ना उधर राइट हैंड पे मैंने बनाया था तीसरा एक्सपेंडिचर, तो ये तो मेरा पी&एल का पार्ट है, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा करंट एसेट, और ये मेरी आईजीएसटी आउटपुट है, ये मेरी करंट लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को देनी है। ये खर्चा नहीं है मेरा, ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरा एसेट है। मैं ये कहता हूँ मेरे पास 180 का एसेट है, 225 की लायबिलिटी, तो बैलेंस अभी 45 की लायबिलिटी और देनी है ना, तो मैं बैंक से पेमेंट करता हूँ। क्या करूँगा इसके लिए बताइए, इसकी पेमेंट कैसे होगी यहाँ पे, अब इसकी पेमेंट कैसे करेंगे समझिए। हमने फिर नेक्स्ट स्टेप ली क्या हमारी, आईजीएसटी आउटपुट एट द रेट 18% डेबिट, 225 से इसको डेबिट कर दिया, टू आईजीएसटी इनपुट
एट द रेट 18% क्रेडिट, कितनी 180 टू जीएसटी पेबल। आपस में इनको एडजस्ट कर दिया, देखो ये क्रेडिट हुआ था, ये डेबिट हो गया। एक चीज क्रेडिट हो, एक चीज डेबिट हो तो खत्म हो जाती है। तो ये अकाउंट में यहाँ पे खत्म हो गया, ये डेबिट था, इसको क्रेडिट कर दिया, ये अकाउंट खत्म हो गया। बैलेंस क्या बचा, जीएसटी पेबल में 45 रुपये, गवर्नमेंट को 45 रुपये दी। फिर मैं जीएसटी पेबल की यहाँ पे एक एंट्री मारूंगा, जीएसटी पेबल डेबिट 45 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग भूल लो, स्लो करते समझाते। जब आपने परचेज करा तो आपके पास एक एंट्री खड़ी हुई, इस एंट्री में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल बच्चों वाली एंट्री है, आपने सब समझ ली। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को, इस पहली एंट्री में किसी को कोई कंफ्यूजन है? सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आईजीएसटी आउटपुट, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये वैल्यू कैसे बढ़ी इसकी 1250, ये मैंने जो समझाया, मार्जिन का पॉइंट समझाया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्यों बढ़ती है वैल्यू, ये भी समझ में आया। खर्चे पानी कैसे निकालूंगा मैं अपने, आया ना, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? अब मैं ये कहता हूँ मेरा इनपुट 180 का है, मेरी लायबिलिटी 225 की है, तो मुझे क्या देना है, गवर्नमेंट को बैलेंस टैक्स देना है ना, कितना 45 है। ये तो मैंने मैक्सिमम मेंटली कैलकुलेट कर दिया। तो किताबें ये कहती हैं जो जनरली बहुत लोग नहीं करते। मैं आपको बताऊं, हम ऑडिट करते हैं, बहुत सारी क्लाइंट्स के यहाँ जाते हैं, मैक्सिमम में हम उनसे कहते हैं भैया मंथ के एंड में, अब ये तो मैंने एक ही एंट्री आपकी क्लोज कर दी, ये वाली एंट्री एक ही एंट्री क्लोज कर दी, वहां हम कहते हैं मंथ के एंड में आपको जितना इनपुट है वो खड़ा रखो, जितना आउटपुट है वो खड़ा रखो और पूरी एंट्री क्लोज करो। तो मंथ के एंड के बाद उनका या तो इनपुट खड़ा होगा या उनकी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो हम कहते हैं अपनी बुक्स को क्लोज करो जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएसटी की एंट्री क्लोज करो। मैं बता रहा हूं बड़े से बड़े क्लाइंट के, बड़े से बड़े क्लाइंट के जिनका 100 सीआर का टर्नओवर है, उससे ऊपर का भी टर्नओवर है, मेरे पास क्लाइंट्स है, जीएसटी की एंट्री क्लोज नहीं होती। दूसरा नुकसान हमें क्या होता है देखने में, जो हमें परेशानी होती है, इनपुट और आउटपुट का लेजर डिफाइन नहीं होता। वो सिर्फ आईजीएसटी इनपुट लिखते हैं और आईजीएसटी आउटपुट नहीं, वो इनपुट भी लिखते, आईजीएसटी लिखते हैं, यहाँ पे भी आईजीएसटी, इनपुट आउटपुट कुछ लिखते नहीं। तो हमें बड़ी तकलीफ होती है उसके अंदर, हम बड़ी, क्योंकि हमें कंट्रोल नहीं आता उसके अंदर। क्लियर हो गई मेरी बात? तब हम उनसे कहते हैं कि भाई साहब आप इस पर डिफाइन करिए, ये आईजीएसटी इनपुट का या आउटपुट का। तीसरी गलती जो लोग करते हैं, मैंने आपको बताया रेट है हमारे पास जनरली, जो आपके 5 रेट है वो तो चलते ही, 3% 0.25 वाला एक्सपोर्ट में चलता है, 3% ज्वेलर के यहाँ चलता है, ठीक है, तो वो रेट तो चलते हैं। तो 5 रेट जनरली सबके यहाँ जाते हैं, 5%, 12%, 18%, 28% और 0% नॉन टैक्स, ठीक है। तो ये 5 रेट तो आ जाते हैं। अब हम ये कहते हैं जो लेजर के नाम दो, भैया हर लेजर का नाम रेट के हिसाब से दो। आईजीएसटी इनपुट एट द रेट 18%, आईजीएसटी इनपुट एट द रेट 9%, आईजीएसटी इनपुट एट द रेट 6%। क्लियर? आई मैं आपको लेजर्स के नाम बताऊंगा, क्या क्या नाम बनाने चाहिए, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और टिपिकल भी है। फिलहाल मैंने एक एंट्री आपको एडजस्टमेंट की सिखाई, क्यों ये नॉमेनक्लेचर बनाए जाते हैं, जिससे कि आपकी अकाउंटिंग आसान हो जाए। आप बाद में, क्योंकि इनके बेसिस पे फुल फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, अब आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और आपकी चीजें क्लियर ही नहीं है तो आपसे वो बैलेंस शीट ही टैली नहीं होगी। सी आपका दिमाग खाएगा, आपका मालिक आपसे दिमाग खाएगा कि भाई ये क्या है, मुझे बताओ क्या देना है, क्या देना। वो बंदा कहेगा सर अभी बताता हूँ 2 मिनट में कैलकुलेट करके। अगर उसने क्लोजिंग एंट्री मारी तो एक बार में सर 45 रुपये दे। अगर मान लो क्लोजिंग एंट्री नहीं डाली तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, फिर आपको प्लस माइनस कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे करना पड़ेगा, तभी तो आप जवाब दोगे, आया ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है क्लोजिंग एंट्री मारनी चाहिए। क्लोजिंग एंट्री मारने के पीछे एक और कारण भी है, क्लोजिंग एंट्री जब हम मारते हैं तो हम ये भी चेक करते हैं गलती हुई तो कहीं नहीं है। तीसरी चीज, ये जो बैलेंस आपका बचता है इसको हम जीएसटी के पोर्टल पे भी चेक करते हैं। अगर मेरी किताबों में ये बैलेंस आ रहा है टेबल पर, तो मेरे पोर्टल में भी ये बैलेंस आएगा। मैक्सिमम लोग 90% के पोर्टल मैच नहीं करते, 90% लोगों को बता रहा हूँ पोर्टल मैच नहीं करता हूँ, कि जो हमारी बुक्स में दिख रहा है वो पोर्टल पे मैच होना चाहिए। हमारे भी कुछ क्लाइंटों पे मैच नहीं होता, लेकिन हम अपनी कोशिश ये करते हैं कि हम मैक्सिमम क्लाइंटों के
पोर्टल मैच कर दे, और अगर कोई डिफरेंस है तो एक पोर्टल में क्यों नहीं मैच हो रहा, तो उसका एक रिकंसिलिएशन शीट देते हैं कि भाई ये कारण है जिसकी वजह से पोर्टल पे लगा रहा और हमारा लगा रहा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कई बार होता है हमारे क्लाइंटों के साथ, वो पर्सनल यात्रा पे गए, यानी कि विदेश में गए फॉरेन ट्रैवल पे, और जब उनसे मांगा गया जीएसटी नंबर, उनके मन में कोई गलत भावना नहीं है कि हम जबरदस्ती का जीएसटी इनपुट लें, सर आपका कोई जीएसटी भी है, हाँ भैया ये है, उसमें अब अगर वो बिजनेस मीटिंग हुई या बिजनेस ट्रैवल हुआ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेगा आई विल क्लेम द जीएसटी सर, आपने ट्रांजेक्शन अपनी पक्की की करी तो मैं आपका जीएसटी क्या करूंगा, क्लेम करूंगा, तो मैं जीएसटी इनपुट खड़ा करूंगा। सपोज वो उसकी पर्सनल हो गई, घूमने गया था अपने 20 बच्चों के साथ, तो मेरे लिए वो जीएसटी लेनी तो नहीं, ठीक है, तो मैं अपनी किताबों में जीएसटी इनपुट नहीं खड़ी करूंगा, तब मैं क्या करूंगा, जो भी खर्चा है उसको डेबिट करके पूरा 1180 डाल दूंगा उस खर्चे में, अगर मैं खर्चा क्लेम करूँ। और अगर वो पर्सनल है तो ड्राइंग्स में चला गया तो मतलब ही नहीं उसका आना। क्लियर, यहाँ पे बात समझ में आती है। और पोर्टल क्या करेगा, अब उस एयरलाइन ने या उस शिपिंग लाइन ने या उस एजेंट ने जिसने मेरी टिकट बुक करी है, उस बेचारे को तो नहीं पता, उसने आपका जीएसटी नंबर डाल दिया, तो मेरे पोर्टल पे क्या खड़ा हो गया, 180 हो गया खड़ा। अब अगर मैं क्लोजिंग में अपने पोर्टल बुक्स को अपने पोर्टल से मैच करूं तो क्या मैच करेगी, नहीं करेगी। तब हम क्या करते हैं, उसका रिकंसिलिएशन बनाते हैं। उसके अलावा एक सिस्टम और भी है जो जनरली कई लोग फॉलो नहीं करते। अगर मुझे पक्का पता लग जाए कि ये जीएसटी मेरी क्लेमेबल नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता या मैं नहीं ले पाऊंगा, तो पोर्टल में एक ऑप्शन है जब हम रिटर्न फाइल करते हैं कि ये नॉन क्लेमेबल जीएसटी को मैं अपने पोर्टल में दिखा के खत्म कर सकता हूँ। ठीक, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जब हम बहुत ज्यादा जाएंगे तब मैं आपको इस चीज के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल तरीके से धीरे धीरे जीएसटी के अंदर आपको पारंगत कर रहा हूँ कि कैसे भी आप छोटे लेवल से, क्योंकि अभी देखो आप सबकी स्टार्टिंग होगी एंट्री लेवल पे, आपको उस लेवल पे टेक्निकली दिमाग नहीं लगाना कि जीएसटी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सीए करता है या चीफ अकाउंटेंट करता है या अकाउंट्स मैनेजर टॉप मैनेजर होता है वो करते हैं। लेकिन एंट्री लेवल पे तो आप गलती ना करो ना भाई, आपने अगर बेसिक में ही गलती करनी शुरू कर दी तो बेचारा मैनेजर तो अपना मत्था पीट यार मैं क्या करूँ, या इस लड़के को निकालो, इस लड़की को निकालो, इसको बस नहीं काम, ये तो बार बार गलती कर। तो आप मेरे पास आए इसलिए कि आपसे जो काम हो वो इतना फाइन ट्यून हो, उसमें गलतियां ना हो कि आपको कोई भी टोके ना, और आपको अप्रिशिएट करे कि हाँ ये बच्चा ये बच्ची अच्छा काम कर रहे हैं, और प्लस इनकी तनख्वाही बढ़ाई जाए और आपको भी पदोन्नति मिले, सब कुछ मिले, तो वो तभी होगा जब आप प्रॉपर एंट्रीज को समझेंगे कहाँ पे क्या नहीं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने प्रोडक्ट को खरीदा तो हमारे को जीएसटी लगी, उस प्रोडक्ट को हमने बेचा तो थोड़ा सा महंगा करके बेचा। क्यों महंगा करके बेचा, मुझे अपना मार्जिन नहीं चाहिए, खर्चा पानी निकालना, तो मैंने जीएसटी देने की बात करी। फिर मैंने आखिरी में एंट्री मारी जहां पे जो मेरी देने वाली जीएसटी थी उसको डेबिट कर दिया, तो ये अकाउंट जीरो हो जाता है। ठीक है, और जो इनपुट था उसको पेड कर दिया, वो भी जीरो हो गया, बैलेंस में बचा जीएसटी के कि मेरे को 45 रुपए देना। अभी मैंने आपको जनरल टू लेजर नहीं सिखाया, तो इसलिए मैं इसके अंदर भी आपको जनरल टू लेजर नहीं सिखाया। अभी हमारी जब अगली क्लास होगी एकेडमिक्स वाली, उसके अंदर मैं आपको जनरल टू लेजर भी सिखाऊंगा कि अकाउंट्स कैसे क्लोज होते हैं और क्या होता है, तब आपको ये इंटरेस्ट और मजा आएगा। ये जीएसटी पेबल डेबिट हुआ और बैंक से हमें पेमेंट। यहाँ तक कि एंट्री में किसी को कोई कंफ्यूजन है, अब समझ में आई बेटा एंट्री, अभी भी कोई दिक्कत है तो बता आई। थोड़ी थोड़ी देखो क्या होता है, नई चीज थोड़ा दिमाग में बैठने में समय लगता है। आज आपको थोड़ा सा आया, अगली बार पढ़ोगे और मजा आएगा। कई बार क्या होता है जीएसटी का नाम ही नहीं याद होता, अब आपको पता है हाँ सर हम जीएसटी को रोज पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, नाम याद होना शुरू। आप नई जगह घर लो, आप रास्ते भूलने शुरू कर दोगे, कुछ दिनों बाद आपको आंख बंद करके भी निकलोगे तो पहुंच जाओगे। नया घर लो, टकराना शुरू कर दोगे, कभी इधर अंधेरा हो गया तो एक दिन आपका पुराना घर हो, आपको हर चीज का पता है, आंखें बंद करो कहीं भी चले जाओगे, रसोई में भी चले जाओगे, खाना भी निकाल दोगे, सब कुछ, क्योंकि आपके यार दिमाग में एक इमेज ऑटोमेटिकली। तो नया सब्जेक्ट है, समय लगेगा, इमेज क्रिएट होगी, नाम याद होंगे, चीजें पता लगेंगी, धीरे धीरे यू विल गेट एन इनसाइट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? ठीक, अब मैं एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ। अभी वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट भी समझ गए ना? वैल्यू एडिशन क्या है? दिस 200 + 50 है जो वैल्यू एडिशन जिसका मैं चार्ज करता हूँ। क्लियर हो गया बेटा मेरी बात? सर वैल्यू एडिशन टैक्स तो है ऐसा, अब आपको समझ में आता है वैट को क्यों हटाया गया और जीएसटी को क्यों लगाया गया? कभी आपके दिमाग में ये बात आती है? सोच के बताइए मुझे, क्यों हुआ ऐसा? वैट को क्यों हटाया गया और जीएसटी को क्यों लाया गया?
कोई बताएगा, किसी के दिमाग में आती है बात? जीएसटी जो टैक्स है कॉमन कर दिया है, तो है रेट जो आइटम्स के हैं हर जगह सेम है, वैल्यू एडेड में अलग अलग है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जीएसटी को लाने के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री के अंदर अलग एक्ट चलते हैं, ठीक है। हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब एक कंट्री के एक दूसरी कंट्री के एक्ट से मिलना चाहिए। तो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सपोज मेरे क्लाइंट की कंपनी इंडिया में भी है, वो क्लाइंट की कंपनी जो है यूके में भी है और यूएस में भी है, और उसके अलावा वो ऑस्ट्रेलिया में भी वर्क करता है, जापान में भी है, चाइना में भी है। हर कंट्री का अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। अब उनके जब फाइनेंशियल्स आते हैं मर्ज होने के लिए तो वो फाइनेंशियल समझ में नहीं आते। तो वहाँ हम क्या कहते हैं, आप जो अलग अलग देशों में बैलेंस शीट बनाते हो उसको आप एक जैसा बनाए। इसको ये लिख रहे हो डाटा तो डाटा नहीं लिखो, इसको लिखो तो वहाँ पे IFRS काम आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब एक अपर लेवल की बात हो, लेकिन एक बात को समझिए कि जब हमें कई देशों की बैलेंस शीटों को मिला के चेक करना है तो हमें उनको एक जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें पता है इंसान कैसा होता है, उसकी 2 आंखें हैं, एक मुंह एक नाक है, तो हम समझ जाएंगे इंसान है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये छिपकली है। सबका अलग अलग प्रकृति अलग अलग है। कुछ चीजें अलग अलग तरह की होती है तो कहती है कीड़े हैं लेकिन अलग अलग तरह के मिलते हैं, ठीक है। मंकीज में भी अलग अलग तरह के हो गए, गोरिल्ला हो गए, अलग अलग तरह के हो गए, ठीक है। बात समझ। तो क्या होता है, अगर हमें किसी चीज को समझना है तो हमें उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। जीएसटी आने से पहले 60% एक्ट थे, 60 to 65। कोई एंटी टैक्स लेता था, कोई कुछ लेता था, कोई एंटरटेनमेंट टैक्स लेता था, अरे पागल हो गए थे। एक्साइज अलग था, कस्टम्स अलग था, गवर्नमेंट को भी पागल। जो बेचारा बिजनेसमैन है वो हो गया पागल, नहीं लिटरली पागल हो गया। हमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी भी हालत खराब थी, भाई क्या करें, अभी भी हमें तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, लेकिन जीएसटी एक धीरे धीरे हमारे काम को सिस्टमेटाइज और इजी करता जा रहा है। तो कोई भी नई चीज आती है तो हमें भी घबराहट होती है। 2017 में आया, हम बड़े घबराए, आज 5 साल हो गए आए, अब धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही। गलतियां अभी भी होती है, बेटर। मुझे तो पढ़ाने का बड़ा फायदा है। लोग सोचते होंगे प्रैक्टिसिंग वाला है, इसके बाद समय काम मिलता है, अरे बड़ा मजा आता है। आप सबको पढ़ाने के लिए थोड़ा तो मुझे ही पढ़ना पड़ता है ना, तो मेरी नॉलेज ब्रशअप होती है, मैं और चीज़ें सीखता हूँ। पढ़ा रहा हूँ तो चीज़ें याद भी होगी और बेटर हो गया 2 बार 3 बार। तो पढ़ाना तो बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब ये जीएसटी एक्ट क्यों लाया गया, क्योंकि बहुत सारे एक्ट थे। अब आप देखिए अलग अलग एक्ट है, वैट के लिए अलग डिपार्टमेंट है, कस्टम्स के लिए अलग डिपार्टमेंट है, एक्साइज के लिए अलग डिपार्टमेंट है। कहते हैं इतने बड़े बड़े महंगे महंगे हमने लोग ले लिए, इनको इतना पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं, काम सब पे जैसे। तो क्यों ना ऐसा एक्ट लाया जाए जो सब एक जैसा ही काम करो, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंटल लोग हैं वो ब्रेन है, वो दिमाग है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो भाई सब एक जैसा काम कर सकते हो, तो उनको एक जैसा एक्ट अगर पढ़ा दिया जाए तो इनको भी आसानी होगी ना। गवर्नमेंट को एक जगह से दूसरी शिफ्ट करने में आसानी होगी, ये काम नहीं कर रहा वहाँ करने में आसानी होगी। बैंकों का क्यों विलय करा गया एक में, जिससे कि यार 10-10 बैंकों को आदमी को संभालना मुश्किल आता है। पीएनबी में घुस गए, कौन घुस गया, पीएनबी में ओरिएंटल बैंक घुस गया, ठीक है। तो ये सब बैंकों का जो विलय हुआ, इससे क्या हुआ, अब गवर्नमेंट को पता है मुझे 5 बैंकों को कंट्रोल करना आसान होता है काम, ठीक है। लोगों को पता हमें इस बैंक में तकलीफ हुई, दिक्कत हुई, लेकिन बहुत सारी चीजें बेनिफिट हुई। ये माना जाता है जहाँ पे भी जिस भी देश में जीएसटी लागू होता है 2 या 3 साल परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद इकोनॉमी में एकदम बूस्टअप होता है, क्योंकि कच्चे की ट्रांजेक्शन खत्म हुई। जो पैसा मार्केट में ही नहीं आया, जिसके ऊपर ना किसी ने इनडायरेक्ट टैक्स दिया ना डायरेक्ट टैक्स दिया, भाई कच्चे में बेच दिया, 1 करोड़ की सेल कर दी, 1 करोड़ का परचेज कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिला। अरे यहाँ कम से कम 1 करोड़ की सेल तो गवर्नमेंट को 18% का, मतलब समझ लो कितना, 18 लाख का टैक्स मिल गया। भाई वो 18 लाख का टैक्स कहीं तो लगेगा। अब जब कच्चे में सेल होती है पता नहीं आता, तो कच्चे के सेल के जितने प्रोविजन थे सब खत्म हो गए, सब पक्के में लाते गए। तो वो जो आपके पास पैसा आना शुरू हो रहा है इन सब चीज़ों में, उससे इकोनॉमी को बूस्टअप होता है। शुरुआत में गिरती है क्योंकि परेशानी होती है, दिक्कत होती है, लोग भरना नहीं चाहते, गलतियाँ होती है बहुत ज़्यादा, आपस में लिटिगेशन होंगी, ये होगा, अरे ये मेरा गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। सबसे ज़्यादा इसमें परेशानी किसको होती है बताइए? एक तो अधिकारियों को, जो बेचारे वहाँ बैठे जिनके लिए बिल्कुल ही नया एक्ट आ गया, ठीक है। दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, और तीसरा बिजनेसमैन, और सबसे ज़्यादा परेशानी तो सीएस को। और बेचारों को सबको सेटिस्फाई करना है, डिपार्टमेंट को भी सेटिस्फाई करना है
और भैया बिजनेसमैन को भी बिजनेसमैन को भी सेट क्योंकि गलती कर ही नहीं सकते। सीए को समझा जाता है कि पता नहीं इसके पास कितनी दिमाग है, कितनी इंटेलिजेंट है, इसी ने एक्ट बनाया। भैया हमने एक्ट नहीं बनाया, वहाँ पे बहुत सारे हमसे भी इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने एक्ट को बनाया, समझा, करा। हमें तो एकदम लाके लागू किया, हमें भी समझ लेना समझ। क्लाइंट माफ नहीं करता, कहता है यार आपको बता दिया, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता। डिपार्टमेंट वाला कहता है क्या यार कैसे सीओ आपको ये नहीं पता। अब बेचारा वो क्या करे, कहता मैं एक एक्ट में थोड़ी ना काम करूँ, 50 चीज़ों को देख रहा हूँ। कोई बात चलता रहता है, हम सीखते रहते हैं, थोड़ी डांट गालियाँ सब कुछ खाते रहते हैं, लेकिन चीज़ें चलती हैं। तो आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो एक्ट इतने सारे चल रहे थे, गवर्नमेंट इनसे परेशान हो गई, लोग परेशान हो गए। गवर्नमेंट ने कहा एक एक्ट में, एक एक्ट के अंदर सब दिन गए। अब सबको पता है, किसी के दिमाग में नहीं है वैट पैक्ट, जीएसटी एक्ट। क्लियर? तो जीएसटी एक्ट पे हम क्या करना चाह रहे हैं, वर्किंग करना चाह रहे हैं, और वर्किंग कर रहे हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया, इवन इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसका आज तक कोई एक्ट अप्लाई नहीं होता था। हर बार कोई भी एक्ट आता था एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अरे क्या बात है, क्या मतलब, जीएसटी सब पे अप्लाई, जेएनके में भी अप्लाई। हम तो हमारा अभिनंदन ये हो गया, पहले तो हम सोचते ही थे जम्मू कश्मीर हमारा, अब वो हमारा बन गया। ठीक है, तो सब जगह ये अप्लाइड है, जीएसटी एक्ट अप्लाइड है, उसके हिसाब से काम। अभी बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जो क्लास है ये समर्पित करना चाहता हूँ अपनी जनरल एंट्री और अकाउंट्स के नॉमेनक्लेचर, कि आप अकाउंटिंग में क्या नॉमेनक्लेचर देंगे, तो जरा ध्यान से समझें। ठीक है, हम एक रेट ले रहे हैं और आईजीएसटी ले रहे हैं, एसजीएसटी ले रहे हैं और सीजीएसटी ले रहे हैं। ठीक है बेटा, अब सपोज करिए हम रेट लेते हैं, कितना रेट लेते हैं, सपोज करिए हमारा पहला रेट आया कितना, 9%, 0%, दूसरा रेट आया हमारा 5%, तीसरा आया हमारा 12%, चौथा आया हमारा 18%, फिर आया हमारा 28%। कोई कंफ्यूजन? आईजीएसटी में तो ये रेट रहेंगे, एसजीएसटी में इनका आधा हो जाता है। ठीक, 6, 6, 9, 9, 14। बड़ा अच्छा सिनेरियो आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। अब अगर मुझे यहाँ पे एक लेजर बनाना है, तो क्या लेजर बनाना है? अब दो तरह के लेजर बनेंगे, इनपुट लेजर और आउटपुट लेजर। ये थोड़ा सा टिपिकल काम है, इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। हम पहले बात कर रहे हैं परचेज के समय इनपुट लेजर। ठीक, पहला लेजर ध्यान से समझिएगा, इनपुट लेजर है आईजीएसटी एट द रेट, आईजीएसटी इनपुट एट द रेट 0, आईजीएसटी इनपुट एट द रेट 5, आईजीएसटी इनपुट एट द रेट 12, आईजीएसटी इनपुट एट द रेट 18, आईजीएसटी इनपुट एट द रेट 28। कितने लेजर बने? 5। क्लियर? तो जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं, हमें ये 5 ही लेजर बनाने हैं। ये इनपुट के हैं। अब आउटपुट के लेजर, आईजीएसटी आउटपुट एट द रेट 0%, आईजीएसटी आउटपुट एट द रेट 5%, 12%, 18% एंड देन 20%। कितने लेजर हो गए? अभी इनपुट के लेजर कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी ये 10 लेजर इनपुट के आईजीएसटी के हैं। ठीक, इनपुट के और आउटपुट के आईजीएसटी के कंप्लीट हो गए। अब इनपुट और आउटपुट एसजीएसटी होगा और इनपुट और आउटपुट सीएसटी। ठीक बेटा, इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा के, ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है? और ये हम एक्चुअली में जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो हम इसका ध्यान नहीं देते और हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी लेजर बना देता है। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे हमारे लेजर क्या होंगे, इसको हम आईजीएसटी को इधर काट देते हैं, हटा देते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, ये पूरा का पूरा इलाका एसजीएसटी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आईजीएसटी यहाँ से। ठीक है बेटा, ये हमारा पूरा का पूरा इलाका एसजीएसटी का हो गया, इधर हम सीजीएसटी का इलाका दे देंगे। ठीक है,
तो हमारे पास तीनों का बाइफर्केशन हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या लेजर बनेगा हमारा IGST सॉरी SGST @0%। गलती है, सही है, क्लियर है? यही चीज देखनी है हमें यहाँ पे कि आपका अटेंशन कितना है। तो SGST इनपुट, बिल्कुल ठीक है, इनपुट @0%, SGST इनपुट @, अब ये आधी हो गई, यहाँ पे 5 थी, यहाँ 2.5। ठीक, SGST इनपुट @6%, SGST आउटपुट @0%, 2.5%, 6%, 9%, 14। क्लियर? जब हम अपने CGST पे जाएंगे तो CGST इनपुट CGST इनपुट फिर उसके बाद फिर से CGST आउटपुट। बात समझ में? कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत? IGST में कितने लेजर बने बेटा? 10, 20, 30। अब परेशानी कहाँ होती है? अरे सर क्या है, इतने तीन लेजर बहुत थे ना, IGST, SGST, CGST। अब हम कई अकाउंटेंट्स से बड़ी हमारी लड़ाई होती है। लड़ाई क्या होती है? मतलब उनसे एक झड़प होती है, मीठी बात कहो या कैसे भी कहो, अरे सर इतने 30 लेजर कौन बनाएगा, इसको कौन कंट्रोल करेगा? सर एक काम करो ना, 3 लेजर बनाओ। अब जब वहां वो 3 लेजर पे स्टिक हो जाते हैं, हमारी सुनते नहीं है, तो हमें बड़ी परेशानी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, उनको भी परेशानी, वो नहीं समझ, लेकिन वो उसको समझना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनको आज मेहनत दिखी। हम कहते हैं आज मेहनत नहीं है, बाइफर्केशन अगर आपने के लिए आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत, हम करने पे ध्यान देते हैं कौन? अकाउंटेंट। और हम ऑडिट पे ध्यान देते हैं चेकिंग। तो चेकिंग एक इंटीग्रल पार्ट है, आपने करा सही तो हमारी चेकिंग भी तो सही होनी चाहिए ना, हमारे को चेकिंग भी सही दिखना चाहिए, तो वहाँ हमारे को प्रॉब्लम। क्लियर हुई मेरी बात? तो कोशिश ये करिए कि ये हमारे 30 अकाउंट हैं। जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं तो पहले आपको ये देखना है कि 30 अकाउंट बने हैं कि नहीं। अब बड़ी प्रॉब्लम, किसी ने पहले से ही अकाउंट बना रखा, आपने 30 अकाउंट बना दिए, आइए कौन लगेगा, क्या जरूरत है? तो किसी भी चलती हुई व्यवस्था में व्यवधान पैदा करना और उसमें एक नई चीज को लागू करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखेंगे तो उसमें साफ लिखा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने बिल्कुल शांत हो जाए, वेट एंड वॉच, देखो और करो, देखो और करो, देखो और करो। जब आप 6 महीने में हर चीज के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा, तब आप अपनी कुछ चीजों के सजेशंस दो, खासकर जब आप लोअर लेवल। अगर आप अपर लेवल पे हो तो 1 महीना 1.5 महीना ही देखो, लेकिन देखो उसमें ये नहीं कि आप अपर लेवल पे हो तो जाते जूनियर्स को लेके लग रहा है हाँ भाई तूने कैसे काम कर दिया, गलती कर दिया, फिर कभी मत करो। 1 से 1.5 महीना 2 महीना अपने को दीजिए, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग समझना, मालिक को समझना, चीज़ों को समझना, खर्च को समझना। 1.5 महीना आपको लगेगा, 2 महीने भी लगेगा, बड़े प्यार से वेट एंड वॉच नोट्स बनाइए, समझिए, डीपली समझिए। अधूरी जानकारी के साथ किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगाना गलत, आप समझिए और समझने के बाद किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, ये गलती करा कहना देखो ये ऐसे था, मेरे हिसाब से इसको अगर आप ऐसे कर लोगे तो ये और बेहतर हो सकता है। अब तुमने क्या कर दिया भाई, तुम्हें कब से काम कर रहे हो, 12 साल हो गए तुम्हें काम करते हुए, ये एक्चुअल डायलॉग्स होते हैं। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट गया, कोई बड़ा चीफ अकाउंटेंट गया, छोटे लेवल के, क्या करते तुम्हें कुछ काम ही नहीं आता यार, कितना टाइम हो गया तेरे को काम करते, 12 साल 15 साल 13 साल, तो ये भी नहीं आता, ये गलती कर रखी है। हो सकता है उसने गलती ना करी, उसको वैसे ही बताया गया, उसको तो वही सही लग रहा। तो पहले उसकी मनस्थिति को, उस काम को करने की बात को आप समझें, समझने के बाद रखें और फिर उसको कहें नहीं बेटा इसको ऐसे चेंज कर, या सर आप इसको ऐसे, हो सकता है छोटे लेवल पे जो आपके पास हो उसकी एज बड़ी हो, सर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर भी कई लोग बड़े एडमेंट होते हैं, नहीं मानेंगे आपकी बात, खासकर जिनकी एज जाती है। देखो सर आप करना चाहो तो कर लो भाई, हमें तो यही तरीका पता है, हम तो यही करते हैं।
ऐसे लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, असंभव नहीं, तो बार बार कोशिश करके समझाएंगे सर ये देखो ऐसे। दूसरी बात, आप लोअर लेवल पे हो चाहे अपर लेवल पे हो, सलाम हमेशा दिमाग को होता है। अगर आपकी नॉलेज लेवल बढ़िया है और आपका काम अच्छा है तो हर आदमी आपको सलाम करेगा। और वो नॉलेज लेवल बढ़िया कब होगा, जब ये जैसे मेरे से पढ़ो, किताबें पढ़ो, अपनी नॉलेज को एनहांस करो, बेटर करो, केस लॉस करो, मैं उस पर भी आऊँगा। तो आपकी जब नॉलेज लेवल बढ़ी होगी, कोई कुछ पूछेगा तो सर देखो उसमें ये हुआ तो ऐसे होता है ना, इसको पता है, वो आपसे पंगा नहीं लेगा, वो आपकी बात को समझेगा, सुनेगा, मालिक भी है कुछ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये क्लास आज खत्म होती है। आज हमने जीएसटी के अंदर क्या करा, एंट्री लेवल किस तरीके से होगा, इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट कैसे होगी, बैंक से पेमेंट कैसे होगी, प्लस हमें कौन कौन से लेजर्स बनाने चाहिए, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारे कितने रेट है, 5 रेट, और अगर हमारे 3 रेट या 0.25% का रेट है तो उसके साथ लेजर और बढ़ जाएंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? तो ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट हैंड पे आपके बेल आइकन है उसको दबाएं, ठीक है, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कोई आपको अच्छी लगती है बात या आपको लगता है कोई सजेशन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, जिसका मैं जवाब आपको जरूर दूंगा, कोशिश करूंगा। और मुझे बताएं कि अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं, इस ट्रिक के जल्द से जल्द उसको अपनी वीडियोज में लाके आपको समझा सकते। धन्यवाद।